This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मोरे जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सोनू मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य अगर कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है
इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में उमा खत्री जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो पहले मंडे क्लासेस में हम लोग शुरू कर रहे हैं, ट्रीटाइज 16 पर हम लोग विचार किया था कि जो ट्रीटाइज 16 है वो ट्रीटाइज 7 का एक्सटेंशन के रूप में है। हम लोग ट्रीटाइज 16 में वही चीज पढ़ते हैं मोर और लेस जो हम लोगों ने एनर्जी सिस्टम में ट्रीटाइज 7 में शुरुआत किया था। कैसे एनर्जी को किस किस रूप में जाना जाता है, इसकी को जो CHI जिसको हम बोलते हैं, QI बोलते हैं, किसी नाम से इसको बोले, इसको की कहा जाता है या ची कहा जाता है, इसको किसी नाम से बोले, ये कैसे फंक्शन करती है और ये कैसे शरीर में एक्ट करती है, उनके जो ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए ट्रीटाइज 7 के साथ एक्सटेंशन के रूप में अगर आप लोग पढ़िए तो सेमेस्टर 2 में ट्रीटाइज 16 को अवश्य पढ़िए और कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो कभी भ्रांति कोई है ट्रीटाइज 7 के पढ़ने पर वो आपको दूर हो जाएगी। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ की पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 14 लॉज पढ़े थे। लॉ नंबर 15 पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसी वहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी कोई अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग लॉ नंबर 15 पर चर्चा करने जा रहे हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। तो कंट्रावेक्शन ऑफ किडनी की कॉजेज अस्थमा विद प्रॉब्लम्स ऑफ इनहेलिंग। अगर किडनी की जो की है उसका अगर कंट्रावेक्शन हुआ, हम लोग कंट्रावेक्शन के बारे में बिल्कुल जानते हैं, स्पष्ट है हमारा। कंट्रावेक्शन मतलब हमेशा मानिएगा अपने मार्ग से विचलन। वो मार्ग 0 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, 359 डिग्री, 360 होता है ना, तो 359 डिग्री तक हो सकता है। यानी अल्टीमेट, और यही नहीं, वो अपने मार्ग तक पहुंची, वहीं पहले रुक गई, वो भी विचलन है। वो अपने मार्ग तक गंतव्य जाना था, उस गंतव्य से आगे निकल गई, ये भी आपका विचलन है। तो ये सब कंट्रावेक्शन की श्रेणी में आता है। इस किताब के पढ़ने से यह चीज स्पष्ट होती है, इस किताब में ही लिखा हुआ है। तो कंट्रावेक्शन ऑफ किडनी की कॉजेज अस्थमा, अगर किडनी की का कहीं विचलन हुआ तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स ऑफ इनहेलिंग अस्थमा क्रिएट करेगी और इनहेलिंग की प्रॉब्लम आएगी। डॉक्टर कुमार बालवानी का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नेहा जैन जी का स्वागत है, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, स्वागत है। तो हम लोग आगे बात कर रहे हैं अब कि अगर किडनी क्या है, किडनी को हम लोग मानते हैं किडनी कंट्रोलर है किसकी, इनहेलिंग की। इनहेल करने का, जो सांस लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण किडनी करती है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया का नियंत्रण लंग्स करते हैं। लंग्स की सहायता के लिए हार्ट रहता है और किडनी की सहायता के लिए लीवर रहता है, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ किडनी फंक्शनल की, किडनी की हर ऑर्गन की जो अपनी फंक्शनल की है उसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या है। नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, आप बोलिए, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। और किडनी मेरिडियन कहा जा रही है, किडनी मेरिडियन से हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। किडनी मेरिडियन और किडनी की फंक्शनल की दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरिडियन नीचे से जा रही है क्योंकि इन की मेरिडियन है, इसलिए वो पृथ्वी इन है, तो पृथ्वी से वो गवर्न हो रही है। इसलिए हमेशा कोई भी इन मेरिडियन होगी तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की हो, और कोई भी यांग मेरिडियन होगी तो उसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगा।
कोई भी हाथ ऐसे हाथ आपको ये करना पड़ेगा, आप हाथ ऐसे कर लेंगे। जब ऐसे आप कर लेंगे तो डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। नीचे से ऊपर जा रही है तो इन होगी, ऊपर से नीचे आ रही है तो यांग होगी। ये हम लोगों को मेरिडियन के बारे में। अब इसमें कहा गया है कि किडनी की जो फंक्शनल की है वो डाउनवर्ड जाती है, क्योंकि उसको किसको देना है? उसको देना है यूबी को, उसको देना है एलआई को, उसको देना है एसआई को, उसको देना है यूट्रस को, सबको उसको एनर्जी देना है। गोनेड्स को देना है उसको, यानी उसको फंक्शनल की जो है उसकी वो नीचे जा रही है, while the normal direction of the kidney meridian upward. To make use of the clear key of the air, अब क्योंकि एयर से लेना है उनको की, तो क्लियर की माने यानी जितने शुद्ध रूप से हो उतने शुद्ध रूप से लेने के लिए द लंग्स एंड किडनीज वर्क टुगेदर। लंग्स और किडनी और हार्ट और किडनी ये सब सारे ऊपर क्या है? ऊपर आपका लंग्स है, नीचे क्या है? आपको किडनी है। ऊपर हार्ट है, नीचे किडनी है। तो यानी लंग्स और किडनी का रिलेशनशिप और हार्ट और किडनी का रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऊपर से सुरक्षा करने का कवच कौन काम कर रहा है? लंग्स कर रहा है, नीचे किडनी है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? क्लियर की ऑफ द एयर, एयर को क्लियर की, एयर से क्लियर की बनाने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखते हैं। अगर सामंजस्य नहीं रखें तो प्रॉब्लम होगी। कैसे होगी? द लंग्स डायरेक्ट द क्लियर की डाउन टू किडनीज। लंग्स क्या करता है? क्लियर की को ऊपर से नीचे भेजता है। कोई ऊर्जा बनाता है और ऊर्जा बनाने के बाद उसको हम कोई नाम करिए, गैदरिंग की हो सकती है, बनाता है, कुछ भी बनाता है, लेकिन जो बना लेता है तो वो क्या करता है? रक्त को, वो रक्त भी, हार्ट भी काम करता है, रक्त भी तो पूरे शरीर में फैलाता है, तो रक्त का भी फैलाता है हार्ट। तो हार्ट लंग्स दोनों, समझिएगा, आगे चल के समझेंगे, लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं भी केवल लंग्स की। तो लंग्स के पास दो एनर्जी होती है, या तो एनर्जी हुई और या उसके पास क्या हुआ? लिक्विड हुआ। तरल भी तो उसके पास है, तरल भी तो आया हुआ है। तो तरलता भी और तरलता भी भेजेगा नीचे और उसके साथ साथ की भी भेजेगा, ऊर्जा भेजेगा। किडनीज होल्ड दिस की डाउन। अब उसको किडनी क्या करे? नीचे जब है तो किडनी क्या करेगी? उसको, किडनी उसको होल्ड कर लेगी। दर्शन भट्ट जी का स्वागत है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, बहुत दिन बाद आए हुए हैं, शायद यात्रा से लौट आए आप। नमस्कार सर जी नमस्कार, यात्रा से लौट आए, चलिए अच्छा रहा। ठीक है, तो किडनीज होल्ड दिस की डाउन इफ द किडनीज कैन नॉट होल्ड की, अगर इसको रोक नहीं पाती, कोई कारण हो, कारण अभी मत पूछिए, किडनीज अगर इसको रोक नहीं पाती तो इट रिबेल्स अपवर्ड्स, नाराज हो जाती है और क्या कहती है? ऊपर चली जाती है। और क्या कहती है? अंत में जाकर के ऊपर करेगी, ऊपर पहुंचे कहां? चेस्ट पर। तो चेस्ट में ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, सांस लेने की परेशानी। सांस, अब क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हुई है, इसलिए ये सांस लेने की परेशानी होगी। थर्ड, व्हेन द किडनीज आर वीक, अगर मान लीजिए किडनी वीक है एंड फेल टू रिसीव एंड होल्ड डाउन, वो क्या नहीं पा रही, उसको रोक पाने में अपने को सक्षम नहीं पा रही है, नहीं रोक पा रही है, तो क्या होगा? द की एक्युमुलेट्स अबव, ऊपर फिर चली जाएगी। वही तो कह रहा, रिबेल करेगी, गुस्सा जाएगी, नाराज हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी, और चली जाएगी चेस्ट में। तो क्या हुआ? एक्युमुलेट्स अबव द चेस्ट, तो एक्सेस की, यहीं पर चेस्ट में एक्सेस की हो जाएगी, चेस्ट में एक्सेस की हो जाएगी, तो आपको सांस लेने की परेशानी नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आपको जमाव लगेगा, यहाँ आपको भारीपन लगेगा। There is excess key in the chest and deficiency of key below the abdomen। और डायफ्राम के ऊपर पहुंच गई है, तो डायफ्राम के ऊपर, अगर हम बैलेंसिंग सिद्धांत में डायफ्राम के ऊपर एनर्जी बढ़ गई तो डायफ्राम के नीचे एनर्जी कम हो गई, तो दिस कॉजेज अस्थमा, इसकी वजह से अस्थमा हो जाता है, सांस लेने की परेशानी अस्थमा है। किडनीज कंट्रोल इनहेलेशन, हेंस इन दिस टाइप ऑफ अस्थमा देयर इज डिफिकल्टी इन इनहेलेशन। तो किडनी कंट्रोल करती है सांस लेने की प्रक्रिया का, इसलिए जो किडनी की वजह से उत्पन्न होगी अस्थमा, कोई होगी ड्यू टू रीजन ऑफ किडनी, तो वो क्या होगी? इनहेलेशन की प्रॉब्लम होगी।
देयर इज अ फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन लंग्स एंड किडनीज। अब लंग्स और किडनीज दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। लंग्स कंट्रोल एक्सहेलेशन एंड किडनीज कंट्रोल इनहेलेशन, मालूम है। हेरिडिटरी, अगर हेरिडिटरी यानी कोई आपके जन्मजात अनुवांशिक कोई वीकनेस है, चाहे लंग्स की हो या किडनी की हो, तो ये कंट्रावेक्शन ऑफ की होने की संभावना बढ़ जाएगी, लंग्स की भी और किडनी की भी। अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम पहले थी, मदर फादर को, मान लीजिए लंग्स वीक है, तो भी लंग्स अपनी ऊर्जा को नीचे नहीं भेज पाएंगे, वो दूसरा कारण होगा। तो उसमें क्या होगा, अगर देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राइट जो चेस्ट है, राइट जो लंग्स है, वो फादर से मिलता है, लेफ्ट मदर से मिलता है। तो यानी अगर फादर को कोई लंग्स की प्रॉब्लम हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, धूम्रपान कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो राइट लंग्स प्रभावित होगा। और अगर मदर इस तरह के कोई तंबाकू या सेवन कर रही है, सिगरेट वगैरह, तो लेफ्ट लंग प्रभावित होगा। तो लंग्स कंट्रोल एक्सहेलेशन एंड किडनीज, हेरिडिटरी वीकनेस ऑफ द लंग्स एंड किडनीज कॉज कंट्रावेक्शन ऑफ किडनी की का कंट्रावेक्शन जो है कैसे करा, लंग्स और किडनी अगर वीक होंगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वेट लिफ्टर्स या बहुत ज्यादा समय तक खड़े रहने वालों को ये रोग हो सकता है। ये बहुत जो खड़े रहते हैं, ये इसीलिए अति वाले पर हमेशा कंसेप्ट रखा गया है कि हमको बैलेंस करना है, ना बहुत देर खड़े रहना है, ना बहुत अधिक वेट लिफ्टिंग करनी है, जितना हमको है उतना है। अच्छा, तो वेट लिफ्टर चूंकि कंपटीशन में है, इसलिए उनको अधिक करना है, तो उनको ये रोग हो सकता है। क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ किडनी यांग आल्सो कॉजेज। अब किडनी यांग से बहुत सी ताकत किडनी यांग से मिलती है। किसको? नीचे के सब, इवन किडनी यांग से ऊपर भी सबको मिलती है, लंग्स को भी मिलती है। तो किडनी यांग की क्रॉनिक डिफिशियंसी माने बहुत समय तक जो पुरानी है, अगर वो होगी तो वो डिजीज हो जाती है। अब ग्रुप में क्या, K3 6 7, LU7 ST 36 UB 23 GB 4 CV6 17 K25 GB 12। इससे सांस लेने में होने, इसको टोन करेंगे। क्यों? किडनी की प्रॉब्लम, किडनी डिफिशियंट है ना। तो 3 6 किडनी 6 हम समझ रहे हैं, 3 6 7, 3 7 एक ही चीज है। 7 मदर पॉइंट है, K3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, तो K3 7 एक हो गया। K6 बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है, जिसको कहते हैं लेडीज के लिए भी कभी कभी K3 की जगह यूज होता है K6। तो K3 K6 K7 LU7 पॉइंट है। LU7 पॉइंट, हम LU7 एंड K6 देखिए, हम लोग सेमेस्टर 4 में LU7 और K6 के कॉम्बिनेशन देखते हैं कंसेप्शन वेसल मेरिडियन में। तो कंसेप्शन वेसल में LU7 K6 पॉइंट है। तो LU7 K6 दोनों के कॉम्बिनेशन में लंग्स डिसेंडिंग फंक्शन एंड किडनीज फंक्शन ऑफ रिसेप्शन की आर स्टिमुलेटेड। दोनों का, लंग्स का नीचे फैलाने, नीचे भेजने वाला और किडनी का ऊपर भेजने वाला, दोनों जो है स्टिमुलेट होते हैं। तो LU7 और K6 इसमें हो गया। K3 और 7 वर्चुअली क्या है, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट एंड मदर पॉइंट है K7। तो फिर ST 36 बहुत बढ़िया बैलेंसिंग पॉइंट है। की टोनिफाइज की इन जनरल। UB23 हम समझ रहे हैं कौन है। UB23 हमारा क्या है, किडनी का बैक शू पॉइंट। और GB4 उसी के बिल्कुल बगल में है, गवर्निंग वेसल 4 पॉइंट। और यहाँ पर पॉइंट क्या है, याद रखिए, GB4 या 4.5 में कौन रहता है, ओरिजिनल की, दोनों के बीच में है। जहां पर मदर अपने शिशुओं को दूध पिलाते समय सहलाती है, वो GB4 का पॉइंट है। तो GB4 UB23 एक ही पॉइंट है। CV6 ऊर्जा का सागर है। CV17 हमने पढ़ा हुआ है ट्रीटाइज 1 में। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, 8 पॉइंट में है, 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स है, कोई स्पेशल इफेक्ट वाले पॉइंट है 8, उनमें से एक है। CV17 है, एनर्जी वाला पॉइंट है। और UB17 आपका लिक्विड वाला पॉइंट है, तरल के लिए। K25 देखिए,
तो K25, UB23, GB4, K7 ये सब है, ST36, CV15, GB12, K25 और ये सारे पॉइंट मिल करके आपको GB12 का अगर लोकेशन आप कभी देखिएगा तो GB12 आपका आएगा बिल्कुल गवर्निंग उसमें ये होगा आपका जो UB13 के पास आएगा ना सर, UB13 है? UB13 के पास आएगा, UB13 हाँ UB13 के पास आएगा, यस एग्जैक्टली। और आपको उसमें देखिए तो जो आपका डॉर्सल वाला है, क्या बोलते हैं, D3 D4 के पास आएगा। और D3 D4 कंट्रोल कर रहा है लंग्स को, चरक 3 में पढ़िएगा, चरक 3 में पढ़िएगा, वहां भी दिखाई पड़ेगा। और आपको सिंगल वो जो HB1 है उनमें मालूम पड़ेगा किसी भी उसमें। तो वो उसमें क्या है, वर्चुअली वो बिल्कुल जहां पर हमारा गवर्निंग वो डॉर्सल वाली D3 आती है तो D3 D4 के पास, और यही लंग्स को चली जाती है। ये दोनों मिलकर प्लेक्सस बनाएंगे आगे चल के। वो प्लेक्सस बनाने के बाद ये चला जाएगा हार्ट और लंग्स में। तो इसलिए हार्ट लंग्स के लिए हम लोग हमेशा वही D3 D4 D5 बस 3 का प्रयोग होता है। इसको T1 और T3 T4 T5 कह सकते हैं हम लोग, थोरेसिक। तो वहां पर है, इसलिए वो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया GB12, ठीक है। LR टोन करेंगे। दूसरा इन्होंने प्रोटोकॉल दिया हुआ है ग्रुप 2 में LU5 LNR सिडेट और K7। तो LU5 नीचे ऊपर को नीचे भेज देगा और ये किडनी K7 जो है ऊपर नीचे से ऊपर भेज देगा, तो इसलिए परेशानी ठीक हो जाएगी। नाउ कम टू 16, नंबर 16 में क्या है उनका, कंट्राविक्शन ऑफ द हार्ट की कॉजेज मेंटल रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, इरिटेशन। यानी नींद न आने के कारण, बहुत से कारणों में एक कारण हार्ट की वजह से होता है हृदय की ऊर्जा का मार्गोल्लंघन, मानसिक बेचैनी, अनिद्रा और अत्यधिक शारीरिक सक्रियता। बहुत एजिटेट हो जाएंगे, बड़ा एक्टिव हो जाए, मतलब सक्रियता। एनीवे हम लोग चलें आगे, जानते हैं सब शब्दों को हम लोग। नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फंक्शनल की ऑफ द हार्ट इज डाउनवर्ड्स, यानी कि वो फंक्शनल की हार्ट की डाउनवर्ड्स है। और हार्ट बताइए, हार्ट की मेरिडियन कहाँ जाती है, बोलिए बताइए, ऐसे कर रहे हैं, बोलिए बोलिए, हार्ट की मेरिडियन कहाँ से जाएगी, बोलिए, ऊपर से नीचे कि नीचे से? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ऊपर से नीचे। ना ना ना, हार्ट देखिए, हार्ट इन है, फिर पहला सेंटेंस जो करिए, कोई भी मेरिडियन जो होगी उसकी मेरिडियन की जाए नीचे से ऊपर जाएगी, कोई भी होगी। ऐसे हाथ करना पड़ेगा आपको, ऐसे हाथ खड़ा कर लीजिए तो आप हमेशा देखेंगे नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। कोई मेरिडियन आप जो इन मेरिडियन होगी वो नीचे से ऊपर जाएगी, कोई भी यांग मेरिडियन होगी वो ऊपर से नीचे आएगी। ये फंडामेंटल है, इसी को याद करना है, समझना है। हाथ लेकिन ऐसे करना है, तब समझ में आ जाएगा। लंग्स जो है, लंग्स की नीचे से ऊपर जा रही है, हार्ट की आपके एक्सिला से निकली ऊपर जा रही है, आपको किडनी के नीचे से ऊपर जा रही है, पैरों से आ रही है, लीवर के नीचे से ऊपर जा रही है, स्प्लीन के नीचे से ऊपर जा रही है, पेरिकार्डियम के नीचे से ऊपर जा रही है। क्लियर, 6 एनर्जी हो गई। और यांग एनर्जी देखिए, ऊपर से नीचे, यहाँ पर आंख में 3 जाएंगी, जीवी, गॉल ब्लैडर, स्टमक और है ना 3, और ट्रिपल बार्बर भी ऊपर से नीचे जाएगी ना, देखिए सर यहीं से जाएगी। तो ट्रिपल बार्बर, गॉल ब्लैडर, जीवी मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन सब ऊपर से नीचे जाएंगी। और इसके बाद बचा 3 मेरिडियन बची, स्टमक हो गया, जीबी हो, गॉल ब्लैडर हो गया, और अच्छा एसआई मेरिडियन, एसआई एलआई देखिए, ऐसे करिए, एसआई एलआई ऊपर से नीचे, एसआई एलआई ऊपर से नीचे, ट्रिपल बार्बर ऊपर से नीचे, सब जा रही है। तो ये मेरिडियन, यांग मेरिडियन ऊपर से नीचे जाती हैं, इन मेरिडियन। बस इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम है, एक मेरिडियन ऐसी है, अब 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन है, याद है ना, कंसेप्शन वेसल एंड गवर्निंग वेसल।
दो गवर्निंग मेरिडियन, वेसल। हाँ दो, वेरी गुड। तो गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल, तो दोनों में से सारे सिद्धांतों का पालन कर रही हैं, एक मेरिडियन अपने सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है, इस सिद्धांत का। तो जो यांग मेरिडियन होगी वो नीचे से ऊपर जाएगी, कि ऊपर से नीचे जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी ना। तो एक मेरिडियन ऐसी है जो अपने सिद्धांत का पालन नहीं करती है, उसका नाम आप लोग बता दीजिए जल्दी से। आनंद बोलिए बोलिए। दर्शन जी आप कैसे चूकिए नहीं, इसमें यही याद करने का समय है। एक मेरिडियन ऐसी है, केवल सिंगल मेरिडियन, जो अपने नियम का पालन नहीं कर रही है। सर लीवर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन नहीं नहीं, लीवर तो बता दिया मैडम, तो सारे सारे हमने बता दिया, लीवर की जा रही वहां जा रही सब बता दिया, केवल दो रह गई थी। हमने दोनों में से कहा कि दो रह गई है और एक मेरिडियन पालन नहीं कर रही है। अब आप जल्दी से बता दीजिए, दो ही तो रह गई मैडम। स्प्लीन। अरे दो कंट्रोलर मेरिडियन ही तो रह गई मैडम, और तो बता ही रहा, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि एसपी नीचे जाती है, लीवर से गवर्निंग ऊपर जाती है। वेसल और हाँ गवर्निंग वेसल, गवर्निंग वेसल पालन कहाँ कर रही तुम? सीवी में मेरी गवर्निंग वेसल क्या अपने नियम का पालन कर रही है? बोलिए। नहीं करती है, वो नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जाती है वो। जबकि ऊपर से नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब आप याद ऐसे याद रखिए, केवल एक मेरिडियन ऐसी है जो अपने नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है, पूरी तरह से वो है, ऐसे समाज में होते हैं लोग ना। तो अब ठीक है, अब चलिए, व्हेन द फंक्शनल की ऑफ हार्ट स्टार्ट्स, अब क्या हुआ, हार्ट की फंक्शनल की जो है डाउनवर्ड जा रही है और डायरेक्शन हार्ट मेरिडियन का ऊपर है। किसका? डायरेक्शन ऑफ हार्ट मेरिडियन का। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। When the functional की हार्ट starts flowing upwards, it is called conservation। अगर हार्ट की मेरिडियन नीचे से ऊपर चलने लगे तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या? कंजर्वेशन। कॉजेज, क्रॉनिक एंजाइटी, बहुत समय तक आप चिंताजनक, बहुत चिंता करना ठीक नहीं है। कांस्टेंट वरीइंग, लगातार चिंतित रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, तो ये। एंड डिप्रेशन में कॉज स्टेग्नेशन ऑफ हार्ट की। आपको डिप्रेशन है तो ये हार्ट को प्रभावित करता है। देखिए, हार्ट सभी भावनाओं का नियंत्रक है, सभी भावनाओं का, चाहे वो लंग्स की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे किसी की हो, लेकिन ये भावनाओं का नियंत्रक है। इसलिए इस पे तो आएगा, प्रभाव आएगा, भय आएगा तो आएगा, क्रोध आएगा तो इसमें आएगा। ये क्रोध लीवर को है, लेकिन हार्ट जरूर प्रभावित होगा, कोई भी होगा। वरी होगा, स्प्लीन का है, यहां भी प्रभावित होगा। तो इसलिए हार्ट की हमेशा प्रभावित होगा। ये स्टेग्नेशन रुकावट, रुक जाएगी एनर्जी। एनर्जी कहां में? फ्लो करना, बहना, जहां बहाव रुका वहां पर स्टेग्नेशन हुआ। व्हेन द हार्ट की स्टेग्नेट्स फॉर ईयर्स, बहुत समय तक आप चिंतित रहे, इट मे कॉज हार्ट फायर राइजिंग। हार्ट में, हार्ट क्या है? रक्त। रक्त क्या है? गर्मी। रक्त है तो इन स्वभाव का, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है? वहां बोलिए, वहां पर क्या है? फायर का क्या है? यहाँ पर तो चाइनीज में फायर में हार्ट है ना, बोलिए। जी सर। तो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा ना हार्ट। यस सर। तो रक्त जो रिप्रेजेंट करेगा वो भी तो फायर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसी तरह किडनी जल को कर रही है, तो किडनी जल के नियंत्रक है, तो जल को कर रही है, तो वहां ठंडक के लिए है। तो किडनी ठंडक के लिए है और ये गर्मी के लिए है। इट मे कॉज हार्ट फायर राइजिंग, फायर, हार्ट में गर्मी बढ़ जाएगी। ऑफन लीवर फायर। अब देखिए लीवर क्या है? लीवर हार्ट का क्या है? पिता है। लीवर क्या है? हार्ट का पिता है। क्या है सर? वो संबंध होगा ना। वो चक्र देखिए, चक्र बताइए, चक्र देख के बताइए, चक्र देखिए, पहले याद करिए चक्र। आंखों में आंखें बंद करिए, चक्र दिखाई पड़ेगा आपको। मदर। हाँ, लीवर इज मदर। तो लीवर मदर है, तो ऑफन लीवर फायर आल्सो कॉजेज हार्ट फायर। अगर मदर कहीं परेशान हो, गुस्से में हो, तो बच्चे को प्रभावित करेगी नहीं? करेगी भाई। तो वही ऑफन लीवर फायर आल्सो कॉजेज हार्ट फायर ब्लेजिंग।
हार्ट में फायर बढ़ जाएगी। लीवर फायर इज कॉज, अब लीवर फायर कैसे होगी? एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से, रिजेंटमेंट से। फ्रस्ट्रेशन किसी को है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, तो वो लीवर फायर बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली वो हार्ट फायर को बढ़ा देगी। हार्ट की स्टेग्नेशन एंड हार्ट फायर ब्लेजिंग बोथ कंडीशंस कॉज कंट्रवेक्शन। अगर हार्ट की में रुकावट आ गई या हार्ट की फायर बढ़ गई तो भी दोनों दशाओं में हार्ट का कंट्रवेक्शन हो जाएगा। यानी लीवर फायर अगर होगा तो लीवर फायर में दोनों चीज हो जाएंगी, लीवर फायर में बढ़ेगी, हार्ट फायर बढ़ेगी। लीवर अपनी बात भी करेगी, हार्ट भी करेगी, उनके इफेक्ट बराबर आ सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं। तो उसमें आपको दोनों को करना पड़ेगा, उसमें अल्टरनेटिव कर लीजिए, हार्ट वो फायर को भी रिड्यूस करिए और लीवर फायर को भी रिड्यूस करिए। और हम लोग इसको मैनेज करेंगे कैसे? एक दिन लीवर फायर को कर दीजिए, एक दिन लीवर हार्ट कर दीजिए, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने सिम्टम क्या होगा? हीट एंड हार्ट गोज अपवर्ड टू द टंग। अब और क्या होगा? सिम्टम कैसे आएंगे? अब ये टंग में चली गई एंड कॉजेज रेड रिम्ड अल्सर्स, लाल लाल चकत्ते दाने जैसे हो जाते हैं ना, वो बन जाते हैं एक रिम की तरह से, वो हो जाते हैं। कभी कभी आप लोग देखा हो, कोई कहता है कि हमारे मुंह में छाले टाइप अल्सर टाइप बने हुए अल्सर, वो हीट एंड हार्ट, ये हमेशा समझ लीजिए। अब आप नोट कर लीजिए इस सिम्टम को कि रिम्ड अल्सर अगर बने हैं जीभ में तो ये क्या होगा? हीट इन हार्ट है। द सीवियर मेंटल रेस्टलेसनेस इज कॉज्ड बाय द हार्ट फायर। कोई आदमी बहुत बेचैन है, बड़ा बिल्कुल अशांत है मन उसका, तो ये हार्ट फायर समझ लीजिए कि हार्ट का ही अग्नि बढ़ी हुई है। हीट एंड हार्ट डिस्टर्ब्स द माइंड। चाइनीज कहते हैं कि हार्ट में मन रहता है, मन का कंसेप्ट है वो, उन्होंने मन को अलग से डिफाइन नहीं किया, लेकिन मन को कहा डिस्टर्ब्स द माइंड। तो माइंड का द पेशेंट बिकम्स मोर एजिटेटेड, मोर हॉट एंड जनरली मोर प्लेथोरिक। यानी उसमें क्या है, हो सकता है कि आपको वहां क्या होगा, लिक्विड होगी ना, हार्ट में क्या होगा, रक्त हो गया ना, तो रक्त भी बढ़ सकता है, वहां पर रक्त की मात्रा बढ़ सकती है। मोर हॉट एंड जनरली मोर प्लेथोरिक, दोनों चीजें हो सकती है। और मोर एजिटेटेड, आदमी बेचैन हो जाता है। तो जब बहुत बोल रहा हो, बहुत बाचाल हो, बहुत वो, समझ लीजिए कि हार्ट फायर। जो आगे तुरंत आपको बोलने लगे कि आप मेरी बातें नहीं सुन रहे, मैं कितनी देर से आपसे बैठा हुआ हूं और आप बिल्कुल आप ध्यान नहीं देते हैं, आप बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं क्या बताऊं, मैं बहुत इतना परेशान हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ जाइए कि हार्ट फायर है। तो एक हार्ट फायर का कोई एक ट्रीटमेंट आप जो करने जान रहे हैं उसको दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। हीट इन हार्ट डिस्टर्ब्स माइंड एट नाइट एंड कॉजेज इंसोम्निया। रात में परेशान करेगी तो अनिद्रा हो जाएगी, डरावने सपने आने लगे, कई बार आप जग जाएंगे। रोगी को परेशान करने वाले डरावने सपने आते हैं, आग और उड़ने के सपने आते हैं, ये भी आ सकता है। ये हम लोग का अभी तजुर्बा नहीं है कोई, लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है, और ये उनके सपनों के बारे में जो कहा गया है चाइनीज उसमें थ्योरी में वो है। रोगी का मुंह सवेरे के समय कड़वा रहेगा, उठेंगे आपका मुंह कड़वा कड़वा समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या, वो हार्ट फायर ब्रेजिंग, एक आध पॉइंट कोई लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। ये समझना है कि सवेरे के समय हमारा मुंह कड़वा है, दोनों चीज हो सकता है। लीवर भी होता है, लेकिन लीवर आगे कंटिन्यू करेगा, लेकिन हार्ट वाला कंटिन्यू नहीं करेगा, वो सवेरे के समय रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो हार्ट फायर ब्रेजिंग है, तो आप एक आध पॉइंट को लगा लीजिए। देखिए, रोगी की जीभ के मिड लाइन पर एक वर्टिकल क्रैक होगा, ठीक है, ऊपर से वो आगे से जाएगा और आगे तक नोक तक आएगा, वर्टिकल क्रैक होगा, जीभ पे टिप तक जाएगा, ऊपर नीचे से आया, अंदर की तरफ से आया और बाहर की तरफ टिप तक आएगा। तो ये अगर आपको कभी मिड लाइन क्रैक किसी को दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि हार्ट फायर, मिड लाइन वर्टिकल क्रैक ऊपर से। रोगी की नब्ज तेज चलने लगी, नब्ज आप देखते नहीं है, छोड़ दीजिए, वो तो बढ़ेगी, धड़कन बढ़ेगी, कहेगा पल्पिटेशन बढ़ रहा है, प्यास अधिक लगेगी, हॉट है, प्यास अधिक लगेगी, चेहरा लाल है, क्यों लाल चेहरा क्यों होगा, बोलिए? चाइनीज हीट बढ़ी है, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ी है, हीट माने लाल,
तो दिस इज एक्सेस कंडीशन। इसको ये वाली कंडीशन एक्सेस कंडीशन में है। जहां किडनी वाली कंडीशन है वहां आप देखेंगे, जहां स्प्लीन वाली कंडीशन वहां डिफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन यहाँ देखिए एक्सेस कंडीशन है। बस कंडीशन को यहाँ जानना जरूरी है। जो आप पूछते हैं ना कि एक्सेस है कि वो है, तो यहाँ पर एक्सेस मानिए और उसको क्या है H789 तीनों को 789 CV15 क्या है? कंसेप्शन रेसिप्रोसिटी 15 पॉइंट को है ना, फ्रंट शू पॉइंट हो सकता है, पॉइंट है सर। है ना? है 14-15 होगा ना जी सर। 14 नहीं 15 तो उसका 14-15 उससे 14-15 किसका है? 14-15 में कोई पेरिकार्डियम का है, कोई हार्ट का है, ठीक है। 15 नीचे से आएगा ना 14 फिर 15, तो पहले आएगा पेरिकार्डियम फिर आएगा हार्ट। यस, फिर 15 हार्ट का पॉइंट है। 7-8-9 तो CV15 इनको सिडेट करेंगे क्योंकि हार्ट में अग्नि बढ़ी हुई है, और SP6 और K6 नीचे से, क्योंकि SP6 K6 यहाँ से ठंडक पहुंचाएंगे ऊपर, तो ठीक हो जाएगा। हार्ट में गर्मी बढ़ाने वाले बिंदुओं को सिडेट करता है, हार्ट में ठंडक बढ़ाने वाले बिंदुओं को टोन। तो ठंडक कौन देगा? किडनी। गर्मी कौन दे रहा? हार्ट को घटा दीजिए, ठीक है। जी सर। अब लॉ नंबर 17, अब लीवर आ गया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंट्रावेक्शन ऑफ लीवर की गोइंग एक्सेसिवली अपवर्ड्स कॉजेज माइग्रेन, हेडेक, डिजीनेस, इरिटेशन एंड सडन ऑनसेट ऑफ हाई पिच टिनाइटिस और डेफनेस। तो टिनाइटिस के लिए जिम्मेदार 2 ऑर्गन है। नंबर 1 ऑर्गन लीवर, नंबर 2 किडनी। क्यों? किडनी कानों में खुलती है बस, तो 2 है ना। लेकिन ये कारण देखिए, पढ़िए, द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द लीवर की इज अपवर्ड। लीवर की जो ऊपर है, और बाय द वे इसका मेरिडियन भी नीचे से ऊपर जा रही है, तो मेरिडियन भी नीचे से ऊपर जा रही है, और इसका नॉर्मल डायरेक्शन लीवर की फंक्शनल की वो भी ऊपर, वो भी जा रही है ऊपर, अपवर्ड्स। इफ द लीवर की गोज, अब अपनी सीमा को क्रॉस कर गई, जहां तक जाना था, इसको पहुंचना था दिल्ली इलाहाबाद से, और ये पहुंच गई दिल्ली के आगे क्रॉस करके गुड़गांव पहुंच गई। तो गुड़गांव पहुंच गई तो यानी कि अपने सीमाओं को क्रॉस किया इसने, इसलिए गलत है। एक्सेसिवली अपवर्ड्स देयर इज कंट्रावेक्शन ऑफ लीवर की, इसको कंट्रावेक्शन की श्रेणी में लाएंगे। लीवर फायर ब्लेजिंग कॉजेज कंट्रावेक्शन। अब लीवर फायर, अगर लीवर फायर बढ़ी, लीवर में अग्नि बढ़ गई है, कारण कुछ भी हो, तो ये कंट्रावेक्शन ऑफ लीवर की कर देगी। कैसे? वो कॉजेज का डिजीज क्या है, कारण क्या है? अनकंट्रोल्ड एंगर, गुस्सा शांति नहीं हो रहा है, आप शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। अनकंट्रोल्ड एंगर, रिजेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया है, हमको ये चाहिए था, हमको ये नहीं मिला। ये सब चीजें हैं कॉजेज लीवर की टू स्टैग्नेट। स्टैग्नेट कर हो जाएगी, रुक जाएगी। लीवर की स्टैग्नेशन गिव्स राइज टू हीट इन लीवर। जैसे कुछ रुकेगी वैसे हीट पैदा होगी, क्योंकि कोई भी रुकावट होगी तो हमेशा मानिए, कोई भी रुकावट होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ने का मतलब हीट, एनर्जी बढ़ने का मतलब यांग। तो रुकावट हुई माने यांग शक्ति बढ़ी, तो रुकावट हुई, तो यहाँ पर क्या होगा? इस रूप में यांग माने जो गर्मी वाला कंसेप्ट है उसमें, तो लीवर की स्टैग्नेशन गिव्स राइज टू हीट इन लीवर। इन द लॉन्ग रन इट कॉजेज द लीवर फायर टू गो अप टू हेड। अब ऊपर चढ़ी तो उसका ऊपर जा रही है, तो इसने यहां तक जाना था, मान लीजिए यहीं तक आपको जाना था, वो सर में चढ़ गई और ऊपर चढ़ी गई। एक्सेस, अभी कारण क्या है? एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, तो बहुत एल्कोहल गर्मी लाता है। फ्राइड फूड्स, आपको जो तले भुने खूब बढ़िया से हुए वो वाले, एंड मीट। अब डेली अगर आप खा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम, आपको कहते हैं हम तीनों टाइम खाते हैं, हम बिल्कुल ये, और 10-12 साल से कर रहे हैं हम लोग, कहते हैं, तो लोग कहते हैं, तो नेचुरली आप समझ लीजिए, अगर ये कहा खाने पीने में कहा, अगर वो ये कहे कि ये समझिए आया और उसने कहा कि हमको माइग्रेन हो रहा है या हमको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो आप पूछें कि क्या है, उनका साहब हम
देखिए शाम को हम अपना वैसे तो बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम बहुत सात्विक आदमी हैं, लेकिन जब मित्र आ जाते हैं तो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत उनके साथ लेना पड़ता है। तो आप पूछे कि मित्र डेली आते हैं कि मित्र 15-20 दिन 25 दिन में आते हैं। तो अगर डेली कहते हैं भाई 2-4 हमारे मित्र हैं, शर्मा जी आ गए, वर्मा जी आ गए, अब उन्होंने बस, तो हम अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि लीवर की उसकी प्रॉब्लम है। तो आप वही पॉइंट लगा दीजिए, देखिए और ठीक हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर ठीक होता है। लीवर की excessive consumption of alcohol, fried foods and meat causes heat in liver. Fire always goes up and destroys the things there. हमेशा उष्मा ऊर्जा है ना, गर्मी ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ये वहां मेन सिम्टम क्या आएंगे? माइग्रेन, सरदर्द। लीवर फायर कॉजेज माइग्रेन हेडेक विच इज वेरी इंटेंस, थ्रॉबिंग यूजुअली ऑन टेम्पल इन द और इन द आईज। यहाँ पर ये इस एरिया में खूब दर्द होगा, इसको माइग्रेन दर्द बोलेंगे। दूसरे सिम्टम क्या है? लीवर फायर गोज अप टुवर्ड्स हेड एंड कॉजेज, क्या करेगी? रेड फेस, वही जो अभी पढ़ा था आपने ना, रेड फेस, गर्मी है, गर्मी बढ़ी है, रेड फेस एंड रेड आईज, डिजीनेस। अब ये इसका नेचर आया, ये लीवर की वजह, डिजीनेस, चक्कर आना लीवर का, ठीक। ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, हार्ट का भी है, इसका भी है। इरिटेबिलिटी, वहां भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये मेन इसमें मिलेगा। डिजीनेस तो इसमें मिलेगा, उसमें शायद ना मिले, उसमें हार्ट में नहीं मिलेगा। द लीवर फायर गोज अप टू ईयर्स, अब कानों में पहुंच गई, देखिए यही तो है। सडन ऑनसेट ऑफ हाई पिच टिनाइटिस, बड़ी जोर की घंटी वाली हाई पिच टिनाइटिस एंड डेफनेस, कान आपको सुनाई देना बंद होगा। इट क्लाउड्स द ईयर ओरिफिसेस एंड causes sudden onset of high pitch whistle type tinnitus and deafness। जैसे बिल्कुल बहुत तेज सीटी बन रही, तेज सीटी बज रही है, तो लीवर फायर की, क्योंकि अगर फायर है तो ऊर्जा अधिक है, तो टिनाइटिस का जो टाइप होगा हाई पिच की होगी, धीमी पिच की नहीं होगी। एक धीमी पिच की भी होती है, तो ये लीवर फायर अगर होगा तो हाई पिच की होगी, क्योंकि यहाँ गर्मी बढ़ी है, इसलिए इससे कान में जोर की सीटी की आवाज एकाएक आने लगती है और बहरापन आ जाता है। लीवर फायर गोज अप टू माउथ, माउथ में चली गई तो बिटर टेस्ट ड्यूरिंग द होल डे, सवेरे नहीं, सवेरे तो फायर में है, हार्ट में है, लेकिन यहाँ बिटर टेस्ट ड्यूरिंग द होल डे, पूरे दिन भर कड़वा रहेगा। अंतर हो गया ना, हार्ट में आप सवेरे हुआ ठीक हो गया, यहाँ तो पूरे दिन भर रहेगा। साइड्स ऑफ टंग इज वेरिएड, तो साइड में हम बोलते हैं ना गॉल ब्लैडर और लीवर का, लीवर लेफ्ट साइड और गॉल ब्लैडर राइट साइड, क्लियर? लीवर लेफ्ट साइड, नोट करिए, लीवर लेफ्ट साइड और गॉल ब्लैडर राइट साइड। साइड्स ऑफ टंग इज वेरी रेड विद रेड टिम्ड अल्सर, ये साइड में अल्सर आएंगे। वहां क्या था? हार्ट में, हार्ट के ऊपर जो हार्ट का जो शुरुआत में टिप्स में हार्ट होता है ना, तो वहां पर आपको अल्सर आएंगे। यहाँ आएंगे साइड्स ऑफ टंग इज वेरी रेड विद रेड टिम्ड अल्सर्स, साइड में रेड टिम्ड अल्सर मिलेंगे, तो लीवर। कॉन्स्टिपेशन विद ड्राई स्टूल, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा गर्मी की वजह से, ड्राई स्टूल हो जाएगा। लीवर फायर गोज इन ब्लड, अगर ब्लड में चली गई तो नाक से खून आने लगेगा, वोमिटिंग ब्लड की होगी, कफिंग ब्लड की होगी, और उर्टिकेरिया लाइक सिम्टम्स शरीर पर, खासकर लाल दाने, छोटे छोटे चकत्ते निकल आएंगे, ठीक है, सिर पर लाल दौरे जिसको बोला हूं। अदर सिम्टम क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन विद ड्राई स्टूल, लीवर कॉन्स्टिपेशन को भी, इसीलिए लीवर को मेटाबॉलिज्म का भी माना जाता है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा ड्राई स्टूल, गर्मी है बढ़ा देगा, गर्मी है सुखा देगा जल को, और जल को ड्राई स्टूल हो जाएगा। एक कंसंट्रेटेड डार्क यूरिन, यूरिन डार्क हो गया, तो वहां भी क्या हो गया? वहां पर जल तत्व कम हो गया, तो जो और टॉक्सिन है जो निकले हुए हैं उसकी वजह से डार्क यूरिन हो गया, पानी सूख जाएगा। ए फुल एंड रैपिड पल्स, ये आप लोगों ने कब देखा है, इसलिए अब देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। लीवर 2-3 याद रख लीजिए, लीवर 2-3, जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम टिनाइटिस या हो या आपका सर दर्द हो, तो लीवर 2-3 GB 13-20 4 पॉइंट यूज कर लीजिए। लीवर 2-3, 2 माने फायर, 3 माने लीवर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट, और GB 13 और 20 गॉल ब्लैडर के पॉइंट है, तो 20 पॉइंट जो है हमेशा सरदर्द या इस तरह के यूज होता है। तो GB 13
और 20 वहां यूज कर लीजिए, और लीवर 2-3 4 पॉइंट पर बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। अब आप देखिए इसमें लीवर 2-3 14 भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। 14 क्या रेगुलेट्स लीवर की, पर्टिकुलरली व्हेन इट अफेक्ट्स द स्टमक। लीवर 14 बहुत बड़ा वो है पॉइंट है, आप पढ़िएगा ट्रेस 1। तो लीवर 2 3 14, जीबी 13 20, यूबी 18 19 क्या है 13, यूबी पीछे वाला है बैक शू पॉइंट है, देखिए 13 14 15 16 17 छोड़ दीजिए, 18 19 यानी लीवर और गॉलब्लैडर का पॉइंट है। लीवर और गॉलब्लैडर का कौन सा पॉइंट है, बैक शू पॉइंट है। फिर एक और पॉइंट आपको है ताई यांग में टेम्पल दर्द कहाँ जा रहा है, हम लोगों ने कहा था ना कि टेम्पल में होता है उसका। तो टेम्पल कहाँ पर है, ये टेम्पल ये हुआ ना, ये तो हुआ यहाँ पर। तो ये इस आंख से और ये आंख नीचे दोनों की ये रेखाएं ऐसी जहां मिलेंगी तो ये पॉइंट आएगा, ये टेम्पल का पॉइंट। ऊपर वाली देखिए भाव आई, देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, बोलिए दिखाई नहीं Yes, पड़ रहा sir. क्या? जी सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। यहाँ से भाव से एक नीचे ऐसे भाव आएगी ना, तो भाव से एक रेखा यूं आई और नीचे वाले से गई एक रेखा यूं आई, दोनों रेखाएं यहीं पे काट रही हैं। दिस इज नोन एज ताई यांग, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट में है। तो ताई यांग ये पॉइंट है, यहाँ पर टेम्पल पे लगाने की बात कर रहा है वो कह रहा है टेम्पल पर आप पॉइंट लगा दीजिए, LNR सेडेट कर दीजिए। तो यहाँ पर कब लगा देंगे, यहाँ पर मेथी लगा दीजिए, ठीक। लीवर 8 LU5 इनको टून कर दीजिए। तो लीवर 5 और LU8 क्या कर, लीवर 8 क्या करेगा, कूल्स लीवर, और LU5 इट कूल लंग्स। LU5 किसका वो है पॉइंट, क्या है 5, LU8 5 किडनी पॉइंट है ना, सन पॉइंट हो गया, सन पॉइंट को कूल करेगा, ठीक है। लॉ नंबर 18, आ गया। बस 2 ही 3 पॉइंट और रह गए हैं, बट जल्दी हो जाएगा। कंट्रावेक्शन और लीवर की गोइंग हॉरिजॉन्टली टू द स्टमक, अगर ऊपर नहीं गए तो बगल में चला गया, तो क्या हुआ, पेड़ की तरह है ना, इधर भी जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टली गया तो स्टमक बगल में है, तो वहां पर नॉजिया, वेल्चिंग, वोमिटिंग तीनों चीजें हो गई। तो कभी नॉजिया, वेल्चिंग, वोमिटिंग के लिए 2 ऑर्गन जिम्मेदार, नंबर 1 स्टमक और नंबर 2 लीवर भी जिम्मेदार है। द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द लीवर की इज अपवर्ड। If the liver key stagnates, it may attack stomach and jeopardize the stomach's function of descending the key. स्टमक की नीचे जा रही थी, उसको इसने रोक दिया, वो अपने रास्ते में रुक गई, एंड अब रुक गई तो दोनों को रुक दिया। डिसेंडिंग की फूड दोनों को कुछ लेके जा रही थी कि एसआई को दे देंगे, वो उसको रोक दिया इसने रास्ते में ही, और रोक दिया तो ऊपर चढ़ गए। दिस रिजल्ट्स इन असेंडिंग द स्टमक की, अगर ऊपर चली गई तो नॉजिया हो गई, बेल्चिंग हो गई, वोमिटिंग, तीनों चीज हो गई। दिस कंट्रावेक्शन ऑफ द स्टमक की इज कॉज्ड बाय लीवर की स्टेग्नेशन, क्योंकि स्टेग्नेट कर गई है, पहले स्टेग्नेशन हुआ फिर कंट्रावेक्शन हुआ। हियर द लीवर की इज एक्सेस, एक्चुअली बढ़ी है, क्योंकि पहले स्टेग्नेट की तो बढ़ी हो गई, अब एक्सेस हो गई। स्टमक की इज डिफिशिएंट, अब क्यों, अगर वो भी मजबूत होता तो कहता और 2 हाथ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, स्टमक की कोई किसी कारण से स्टमक की कभी भी अगर डिफिशिएंट हुई तो लीवर और लीवर की एक्सेस हुई तो वो अटैक कर देगी तुरंत। द लीवर की अटैक्स द स्टमक एंड डिस्टर्ब्स इन इट्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ रॉटिंग एंड राइपनिंग द फूड, वो दोनों में पका रहा है, सड़ा रहा है, यही तो काम कर रहा है फूड, एंड सेंड्स इट डाउन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यही काम करके स्मॉल इंटेस्टाइन पे ले जा रहा था, उसको इसने परेशान कर दिया, लीवर ने रोक दिया। इन दिस केस द टंग विल बी रेड ऑन साइड्स, क्यों, गर्मी है ना, तो रेड होगी साइड्स में, इंडिकेटिंग लीवर की स्टेग्नेशन। इसमें केवल वो नहीं पड़ेंगे, छल्ले नहीं पड़ेंगे, वहां छल्ले थे, यहाँ छल्ले नहीं पड़ेंगे, टंग विल बी रेड ऑन साइड्स, ठीक। इर्रेगुलर डाइट कॉज क्या है, इर्रेगुलर डाइट एंड ओवरवर्क डिप्लीट्स स्टमक। आप अब स्टमक को कमजोरी के कारण बता रहे हैं, क्यों कमजोर है, अगर कमजोर ना होता तो इनकी हिम्मत नहीं थी अटैक करने की।
लेकिन इरेगुलर डाइट है, आप कभी आते हैं, कभी एक्सेस काम करते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी शाम को खाते हैं, कभी 12 बजे रात को खाते हैं, कभी 3 बजे खाते हैं। ये जो इरेगुलर डाइट है उसकी वजह से एंगर, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन कॉजेज लीवर की। उधर खाना तो ठीक नहीं खा रहे हैं और इधर गुस्सा भी कर रहे हैं, रिजेंटमेंट भी कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी आपको है, तो लीवर की बढ़ी हुई है, तो लीवर की बढ़ा रहे हैं और उधर स्टमक को घटा रहे हैं। एल्कोहल वो डेली चाहिए, फ्राइड फूड एंड मीट कंट्रीब्यूट। अगर ये सब कर रहे हैं और इरेगुलर डाइट कर रहे हैं, वो आपको खाना अच्छा ही नहीं लग रहा क्योंकि आप अल्कोहल ले रहे हैं, क्योंकि आप मीट ले रहे हैं, तो आपने मीट ले लिया, अल्कोहल ले लिया और बैठे हुए हैं सवेरे से लेकर शाम तक, तो ये सब, इन सब में आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, सारा रिगरेशन, क्या रिगरेशन होता है ना, आता है और फिर जैसे पानी आ रहा है और खट्टा मीठा खट्टा पानी जो है, डिस्टेंशन एंड पेन इन इपिगैस्ट्रियम, इपिगैस्ट्रियम ऊपर है, अगर 9 भाग कर लें आप डायफ्राम से नीचे तो इपिगैस्ट्रियम ऊपर आएगा, ठीक है, इपिगैस्ट्रियम बिल्कुल बीचों बीच ऊपर आएगा एंड हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट में, लेफ्ट राइट दोनों में आएगा, इपिगैस्ट्रियम बीच में, हाइपोकॉन्ड्रियम अगल बगल। क्यों? क्योंकि यहीं पे लीवर है। इरिटेबिलिटी, दिस इज मिक्स्ड एक्सेस डिफिशिएंट कंडीशन, दोनों तरह का मिक्स्ड है, एक्सेस भी है, डिफिशिएंट। क्यों? एक्सेस तो लीवर है, डिफिशिएंट कौन है? कौन है डिफिशिएंट? कौन है? स्टमक सर, यस यस, स्टमक। स्टमक कमजोर हो गया तो उसने उनको डरा दिया। तो क्या है देखिए, लीवर 13, 14, GB 34, कितने बढ़िया पॉइंट, केवल 3 पॉइंट, 13, 14 मत भूलिएगा, 3, 13, 14 लीवर का बहुत 3, 13, 14 GB 34। अगर आप केवल नॉर्मली करते हैं हम लोग लीवर माने में, तो लीवर 3, 13, 14 GB 34 और पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का दोनों को पॉइंट एक, ट्रिपल वार्मर TW5 P6 ये होता है कि TW6 दोनों होता है, दोनों 6 होता है, या तो दोनों 6 होगा या 5, 6 होगा। तो ट्रिपल वार्मर 5 और P6 ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते, 6 पॉइंट, 3 है, हाँ 3, 4, 4, 2, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं ये लीवर के संबंध में तमाम प्रॉब्लम की। तो लीवर 3, 13, 14 GB 34 ये आप सिलेक्ट करेंगे। CV 13, 10, अब 13, 10 क्या है? 13, 10 क्या है CV में? CV क्या है? CV मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रही है, तो 10 आपका स्टमक का जो लोअर पार्ट है वहां पर रुक गई, वो CV 13 पॉइंट है, और स्टमक का ऊपर का पॉइंट है 13। ऊपर का पॉइंट कौन सा कहलाता है? जहां पर कार्डिया कहलाता है, कार्डिया बोने, कार्डियक माने कार्डिया माने स्टमक का पार्ट है वो, तो कार्डिया का पॉइंट CV 13 हो जाएगा, क्योंकि लीवर ऊपर जा रही है ना, नीचे से ऊपर जा रही है, तो 10 नीचे आ गया, तो 10, 13 आपने पूरे स्टमक को कंट्रोल कर लिया। 13 ऊपर वाले पॉइंट लगा दिया, 2 पॉइंट पे लगा दिया, ऊपर एक पॉइंट पर और 10 नीचे। ST 36 बहुत बढ़िया पॉइंट है। UB 21 बताइए किसका पॉइंट है? समझता बैक सुबह। यस, 20, 21 इधर होगा, 13, 14, 15, 16, 17 छोड़ दीजिए, 18, 19, फिर 20, 21 आपका इसका स्प्लीन का और स्टमक का, तो स्टमक का पॉइंट है बैकशूट पॉइंट, ठीक है। अगर इनको कर दीजिए तो आपको ठीक हो जाएगा। चलिए, लॉ नंबर 19, कंट्रोवर्शन ऑफ द लीवर की गोइंग हॉरिजॉन्टली टू द स्प्लीन कॉजेज अल्टरेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। अगर इसने ये देख लिया कि स्प्लीन कहीं कमजोर है तो इसने उस पर अटैक कर दिया, तो कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों होता है। 10 दिन 12 दिन ये हो सकता है, एक दिन दूसरे दिन एक दिन कॉन्स्टिपेशन, एक दिन डायरिया, एक दिन कॉन्स्टिपेशन डायरिया। डायरेक्शन ऑफ लीवर की शुड बी अपवर्ड and when the liver key stagnates it attacks spleen, particularly when the spleen key is deficient। स्टमक को कमजोर माना पाया था, अब स्प्लीन को कमजोर पा गया, जिसको पा गया उस पर अटैक कर दिया। when the stagnated liver key is predominant there is constipation with dry stool, difficult and bitty stools। अगर predominant हो गई स्टेग्नेशन लीवर की, मतलब लीवर की जो है
प्रेडोमिनेंट है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राई स्टूल होगा। क्यों? सुखा देगी, गर्मी कर देगी। तो इसलिए उन्होंने कहा ना कि अल्टरनेटिव, कभी आपका डायरिया हो, कभी कॉन्स्टिपेशन। अगर लीवर की प्रेडोमिनेंट है तो वो ड्राई स्टूल करेगी, और डिफिकल्ट इन बिटी स्टूल, छोटे छोटे उसमें होगा। व्हेन द डिफिशियंसी ऑफ द स्प्लीन की प्रेडोमिनेंस, अगर स्प्लीन की बहुत डिफिशिएंट है तो लूज स्टूल होंगे, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाएगी, उसका होल्डिंग का काम है, वो होल्ड नहीं कर पाएगी, स्टूल लूज स्टूल कर देगी। एंड एब्डोमिनल पेन इज स्लाइट, हियर द डिफिशिएंट स्प्लीन अलाउज इटसेल्फ टू बी इन्वेडेड बाय लीवर। उसने खुद ही मौका दे दिया कि भाई हम तो कमजोर हैं, आप आओ हम पे अटैक कर दो। डिस्टेंशन, अफारा एंड पेन इन द एब्डोमेन, अफारा माने थोड़ा पेट फूल जाएगा, and pain in the abdomen is caused by the stagnation of the liver key in the abdomen. Distension is the most characteristic symptom of stagnation key. ये लीजिए, अगर स्टेग्नेशन है यहाँ पर इस एरिया में तो ये अफारा होना तय है, यानी आपको पेट फूला रहेगा। There may also be some pain, but the pain is not severe. पेन हल्का हल्का, जिसको बोलते हैं हम लोग कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है, वो ये है। तो डिस्टेंशन होगा लेकिन मीठा मीठा दर्द होगा। जब लीवर की स्टेग्नेशन प्रमुख होते हैं तो जीभ किनारों पर लाल हो जाती है, ये हमने पहले भी देखा। जब स्प्लीन की डिफिशियंसी प्रमुख होती है तो जीभ पेल हो जाती है। अब लीवर की में गर्मी यदि की यानी एक्सेस है तो वहां पर जीभ लाल है, और जब स्प्लीन की डिफिशिएंट है तो जीभ पीली है। पीली माने पेल, पेल माने पीली नहीं, पेल माने वो जो ओरिजिनल उसका कलर है वो कम होगा, आपको व्हाइटिश भी नहीं होगी लेकिन हल्के से आपको उसमें लगेगा जीवंतता कमी है। और पेल, पेल माने पीला मत समझिएगा, पेल इसको पेल रेड उसका होना चाहिए। तो पेल रेड माने ये नहीं है, पेल माने थोड़ा सा रेडिश कम हो जाएगी, पेल की तरफ आ जाएगी, तो और सफेद भी नहीं होगी। किसी रोगी कुछ दिन कब्जियत कड़ा मन होता है और कुछ दिनों तक पतला दस्त होता है। जब लीवर एक्सेस होती है तो कब्जियत होती है, जब स्प्लीन डिफिशिएंट होती है तो पतला दस्त होता है। ये कैरेक्टर देख लिया। कई रोगियों को एक दिन में ही कभी कड़ा कभी पतला मल होता है, ये भी लीवर स्प्लीन की डिसहार्मनी कारण होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? कॉज क्या है? एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, ये तो वही है। लीवर का कारण यही है, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, रिजेंटमेंट होगा, और इट इंटरफियर्स विद द स्प्लीन फंक्शन। तो क्या करेगी? स्टेग्नेट करेगी और लीवर को, स्प्लीन को परेशान करेगी। इरेगुलर डाइट ओवरवर्क्स एंड अदर्स कॉज स्प्लीन डिफिशियंसी। आप खाना खाते हैं और तुरंत गद्दी में जाके बैठ जाते हैं, बिजनेस करते हैं, आप गद्दी में बैठ गए, आपको देखना है कि 4 ट्रक आ रहे हैं, परसों इतना माल आ रहा है, इतना बेचना है, इतना वो करना है। इससे हमेशा हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम हमेशा आपको होगी। पर खड़े रहेंगे तो भी आपको समस्या होगी, आप जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो भी आपको समस्या हो जाएगी। ये स्प्लीन के कारण है। मेन सिम्टम अल्टरेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन, अफारा और हल्का हल्का दर्द। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस होगा, टायर्डनेस होगा। फ्लैटुलेंस माने अधोवायु निकलेगी और टायर्डनेस, थोड़ा थकावट महसूस होगी। तो लीवर 3, 13, 14 GB 34 आ गया। 3, 13, 14 GB 34 4 पॉइंट रेट कर दीजिए। CV 12, स्टमक में 3 पॉइंट हुए। CV 10, CV 12, CV 13 हो गए ना, याद कर लीजिए। CV 10 नीचे, स्टमक को, यहाँ स्टमक शुरू हुआ, स्टमक कैसे आया, मान लीजिए यहां से यहां तक आया, तो CV 10, CV 12, CV 13, तो 3 पॉइंट हो गए स्टमक के। CV 10, 13 वहां था, CV 12 यहां आ गया। CV 6 ऊर्जा का सागर। SP 6 बहुत बढ़िया पॉइंट है। ST 36 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये सब समझ लीजिए। तो आप ये पॉइंट को, इनको टोन करेंगे, क्योंकि स्टमक, वो स्प्लीन को आपको बढ़ाना है, ऊर्जा को, और वहां उसको घटाना है लीवर को। बस ये 2 पॉइंट हो गए, क्लियर। 20 कंट्राक्शन ऑफ लीवर की गोइंग हॉरिजॉन्टली टू द इंटेस्टाइन कॉजेज ड्राई स्टूल, लोअर एब्डोमेन, ट्विस्टिंग पेन एंड बोर्बोरिगमस। अब क्या होती है? लीवर की इंटेस्टाइन पर अटैक कर देती है तो क्या होता है? ड्राई स्टूल होगा। लोअर एब्डोमेन ट्विस्टिंग पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में नीचे, एब्डोमेन के नीचे वाले में ट्विस्टिंग पेन होगा, बहुत अधिक मरोड़ वाला। एंड
और गुड़गुड़ाहट होगी। गुड़गुड़ाहट करेक्टर यानी समझ, गुड़गुड़ाहट जब भी हो तो इंटेस्टाइन का है हमेशा। द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की इज डाउनवर्ड्स। वो भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे जा रही, नीचे अपनी ऊर्जा को भेज रही है, फंक्शनल की। इफ द इंटेस्टाइनल की स्टैग्नेट्स, द फूड एंड फ्लूइड्स आल्सो stagnate in the intestine and cannot flow downwards, नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं। It causes twisting pain with distension in the lower abdomen, नहीं जा पा रहे हैं, किन्हीं कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो वहीं पर मरोड़ पैदा होगी और अफारा हो जाएगा नीचे वाले एसआई से नीचे जाना है उसको, तो वहीं पर अफारा हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टेग्नेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की अटैकिंग स्प्लीन। अब ये कह रहे हैं कि स्प्लीन पर अगर अटैक किया हुआ है तो ये बहुत संभावना है कि इस पर भी अटैक हो जाए। Hence 3 organs intestine, liver, spleen are involved। बहुत संभव है कि वो यहां भी अटैक कर दे बगल में। इट कैन बी एन एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन। एक्यूट भी हो सकती है तुरंत, और या पुरानी भी हो सकती है। इफ इट इज एक्यूट इट इज एन एक्सेस कंडीशन। अगर एक्यूट है तो एक्सेस कंडीशन है, और अगर क्रॉनिक है, अगर बहुत दिनों से हो रहा तो वो क्रॉनिक है, इसका मतलब कि वो तब डिफिशिएंट कंडीशन है। If it is chronic, it is an excess deficiency condition characterized by excess of liver key and deficiency of spleen key। excess liver की तो बढ़ा और spleen की घटा। This pattern may be caused by excessive consumption of cold and raw food। तो spleen का बेसिक कैरेक्टर है कि cold and raw food बहुत मत खाइए। 100% cold माने ठंडा, ठंडा पेय पदार्थ आप लगातार पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक। रॉ फूड माने केवल फल, केवल फल 2-4 दिन तो खा लीजिए, लेकिन लगातार अगर खाते हैं तो उससे भी ये हो जाएगा। केवल फल नहीं खा सकते, केवल सलाद नहीं खा सकते। विच इंटरफियर विद द स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, क्योंकि उससे स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो है, ट्रांसफॉर्म करती है ना, वो अच्छे से बुरे को अलग करती है, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हो जाता है। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय एनी ऑफ द कॉजेज विच इंक्लूड्स लीवर की स्टेग्नेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिजर्मेंट। अगर लीवर में ये सब है तो ये सब भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। मेन सिम्टम क्या होगा? लोअर एब्डोमिनल ट्विस्टिंग पेन विच में एक्सटेंड टू बैक, पेन इन टेस्टिस। ये कैरेक्टर देखिए अलग, ये भी है। टेस्टिस में पेन हो रहा है तो आपको समझना है कि ये यहां पर हो सकता है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन का अटैक हो सकता है। बोरिगोमस मतलब वही गुड़गुड़ाहट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अफारा, बढ़ा हुआ पेट, बढ़ा हुआ स्वेलिंग वो लगेगा जैसे फूला हुआ। डिसलाइक्स प्रेशर ऑन एब्डोमेन, दबाने अच्छा नहीं लगता। पेन रिलीव बाय पासिंग ऑफ विंड फ्रॉम बिलो, फ्लटलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। व्हाइट कोट ऑन टंग, अब इसमें व्हाइट कोट होगी, इसमें कोटिंग जो होगी, कोटिंग ऊपर होगी, वो व्हाइट कोटिंग होगी। लीवर 3, 13, जीबी 34, सीवी 6, एसटी 27, 29, 39, एसपी 6, 27 देखिए 27 और एसटी 39 का। इट टोन्स द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टॉप्स एब्डोमिनल पेन, दोनों। और एसटी 39 का क्या रोल है? इट इज लोअर he/she part of small intestine and is specific to stop pain in abdomen। एसटी 37 का रोल। लीवर 3 का तो वही है, 13 का वही है। लीवर टोन स्प्लीन को करती है, लीवर 3 वो सब ठीक है, 34 भी ठीक है। बस यहाँ एसटी 27, 39 और ये आपका दो नए पॉइंट है महत्वपूर्ण। फिर लॉ नंबर 21, यहाँ का शायद मुझे लगता है लास्ट वो होगा। कंट्रवेक्शन ऑफ लीवर की गोइंग डाउन कॉजेज बर्निंग यूरिनेशन। अब यूटीआई उसने कर दिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, बर्निंग यूरिनेशन हुआ। तो हम लोगों को ध्यान देना कि ये भी एक कारण बता रहे हैं इसमें यूटीआई का। पैथोलॉजी, द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ लीवर की शुड बी अपवर्ड। When the liver key stagnates, it goes down and attacks the lower warmer। लोअर वार्मर में कौन कौन है? यही सब SI, LI और आपका
ये गोनाइड्स, यूबी वगैरह. Particularly the urinary bladder, when the urinary bladder is cold and deficient and is already attacked by external humid cold. When the urinary bladder is cold, वो भी cold है, deficient है and is already attacked by external humid cold. अब बाहर से भी humid cold का अटैक हुआ है, humid heat का नहीं कह रहे, humid cold कह रहे हैं. किन्हीं कारणों से the invader liver की changes the humid cold to humid heat. इसके बाद गर्मी बहुत है, इसने उसको ह्यूमिड कोल्ड को ह्यूमिड हीट में कन्वर्ट कर दिया एंड कॉजेज बर्निंग इन यूरिनेशन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूटीआई इसकी वजह से हो गया. वहां कोल्ड था, ठंडक थी, ह्यूमिड कोल्ड था, इसने अटैक कर दिया तो गर्मी बढ़ा दिया इसने, तो ह्यूमिड हीट क्रिएट कर दिया. और ह्यूमिड हीट को हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं ना. ह्यूमिडिटी ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स इन द लोअर वार्मर कॉजिंग डिफिकल्ट यूरिनेशन, अर्जेंट यूरिनेशन. अब देखिए क्या क्या हो सकता है. डिफिकल्ट, पेशाब में जलन. अर्जेंट, तुरंत. डिफिकल्ट, पहले हो नहीं पाता. अर्जेंट, तुरंत भागना पड़ता है. टर्बिड यूरिन, गंदला होगा. एंड स्टिकी टंग कोट, स्टिकी चिपचिपी टंग कोट होगी. इन एक्सट्रीम केस द ह्यूमिडिटी कैन टर्न इनटू यूरिनरी सैंड एंड स्टोन्स. वहां भी छोटे छोटे आपके सैंड स्टोन निकल सकते हैं यूरिन के माध्यम से. हीट इन यूरिबी कॉजेज बर्निंग यूरिनेशन. ए डार्क यूरिन बर्निंग यूरिनेशन होगा, डार्क यूरिन होगा, खूब डार्क, क्योंकि हीट अधिक है. रेड टंग में येलो कोट होगी, तो यानी गर्मी बढ़ी है. रेड टंग में येलो कोट, इसका मतलब गर्मी. येलो कोट होगी तो गर्मी, व्हाइट कोट हो तो सर्दी. रेड कोट में येलो कोट होगी. एंड रेड स्पॉट्स विद फास्ट पल्स छोड़ दीजिए आप. रेड स्पॉट्स भी हो सकते हैं इसमें. रेड जब भी बात करेंगे तो हमेशा गर्मी होगी, ये समझ जाइए. देयर में बी फीवर एंड थर्स्ट इंडिकेट जनरल हीट. फीवर हो सकता है, फीवर जनरल हीट. और प्यास बहुत लगेगी क्योंकि गर्मी बढ़ी हुई है. दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ये यूटीआई कहलाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेसिव एक्सपोजर टू डैम्प कोल्ड. बहुत नम स्थानों पर लगातार रहने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर को लोअर वार्मर प्रभावित होता है, ये कारण. सेकेंडरी, देयर इज लीवर की स्टेशन. दूसरा, ये पहला तो हुआ कि उसको कोल्ड को अटैक हुआ यूबी में, इसलिए. दूसरा, लीवर की स्टेशन हो गया, तो ये इधर बढ़ गया और इधर उसकी शक्ति घट गई. द स्टेग्नेटेड लीवर की goes down, attacks lower warmer and converts the damp cold to damp heat. ठंडक नम स्थानों में रहने की वजह से, देखिए नम स्थानों में रहने की वजह से और नम एरिया हो जाने, दोनों में है. नम नीचे के एरिया में अगर नम लगातार नमी है, किन्हीं कारणों से है, नम स्थानों में रहने, नम वातावरण में रहने, नमी वहां से होने, इन कारणों से अगर है तो नमी वहां बढ़ गई और यहां पर उसने अटैक कर दिया डैम्प हीट. डैम्प हीट को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन. ठीक है, गर्मी और सर्दी. फ्रॉम एन इमोशनल एंगल दिस इज कॉज्ड बाय फीलिंग ऑफ सस्पिशन एंड जेलसी. ये जेलसी, और कह रहे हैं कि जेलसी और सस्पिशन, संदेह और ईर्ष्या की वजह से भी ये होता है. रेस्टेंट इनसाइड ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम. अगर आप ये बहुत ईर्ष्या, बहुत संदेह बहुत दिनों तक है, तो इस इमोशन की वजह से भी यूटीआई होता है. यानी यूटीआई में जब भी आप कभी ट्रीट करिए तो पूछ जरूर लीजिए कि क्या काम करते हैं, क्या है, जो भी है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, हस्बैंड क्या करते हैं, वाइफ क्या करती है, ये सब चीजें पूछ लीजिए. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला बार बार यूटीआई हो रहा तो सस्पिशन जेलसी हो, ये कारण हो. इमोशनल ट्रीटमेंट है इसका. तो लीवर देखिए, सेडेट करना है, बहुत बड़ा पॉइंट है. ये कठिन है, ये वाला बहुत कठिन है. लीवर 3, 13, 14, जीबी 34, एसपी 69, यूबी 22, 28, 63, 66. 63, 66 इधर उधर के हैं यूबी के, उसके पॉइंट होंगे. 66, 67 होगा ना, वाटर का पॉइंट होगा. 67, 66, हाँ यस, वाटर का पॉइंट है. यूबी 22, 28, देखिए यूबी 22 किसका पॉइंट है?
ट्रिपल वार्मर का। ट्रिपल वार्मर तो नहीं है, यस सर, क्या ट्रिपल वार्मर का ही है सर। है ना ट्रिपल सर, वार्मर। वार्मर। और यूबी Yes, 28 इसका है, इसी का है, यूबी का है। तो यूबी 22 इसका रोल क्यों है? बहुत बढ़िया रोल है इसका। क्यों? ट्रिपल वार्मर चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी वहां के लिए बना हुआ है, तो इसलिए उसको यूबी 22 को यूज किया गया है नीचे के लिए, डोर वार्मर के लिए उसको कहा गया कि उसके बिना कोई काम नहीं होता, यूबी 22 इसलिए यूज हुआ है। और यूबी 28 इसी का है, 63-66 उसके पॉइंट है। सीवी 3 है, सीवी 3 आपका पॉइंट है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है क्या? यूबी का पॉइंट है, यूबी का पॉइंट है, यूबी का पॉइंट है सर CV3। यूबी का UV का point। फ्रंट पॉइंट है सर, यूबी का फ्रंट पॉइंट। हाँ यस, वही यूबी का पॉइंट होगा, ठीक। तो इसलिए जो है वाटर पॉइंट यूबी 66 देखिए, 63 जी क्लड पॉइंट है यूबी का है। और यूबी 22 वाटर पैसेज लोअर वार्मर वो खोलता है, खोलने के लिए जिम्मेदार कौन है? ट्रिपल वार्मर। तो इस तरह हम लोग जो है कंट्रोल, ये उसका फंक्शनलिटी है और वो वही है, इसको तो उसके सिनॉप्सिस है इसकी, उसी के वही उस सब सारे जो की का सिनॉप्सिस है। तो इस तरह हम लोग समझ रहे हैं कि धीरे धीरे अगर हम लोग एक बार, जैसे आपने देखा, अब ये आप सुन लेंगे और दोबारा जब कभी पढ़ेंगे, अब अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी ऑफ विजन होगा। जो आपका दृष्टि है, दृष्टि खुलनी चाहिए, पॉइंट याद होना हो अलग पॉइंट है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप पॉइंट देख लोगे, इस किताब से देख लोगे, लेकिन समझ तो जाओगे कि हाँ ये चीजें हैं। आप अगर मोटा मोटी भी समझ गए तो 2-4 पॉइंट आपने लगा दिया तो भी काम बन जाएगा, कोई आवश्यक नहीं पूरे प्रोटोकॉल हो। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और हम लोग उनके सिद्धांतों के अनुरूप काम करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, समझेंगे, दूसरों को समझाएंगे, अपने जैसा बहुत से लोग बनाने। एक, अब पहले तो एक के बगल में बोलते थे कि एक के बगल में एक, अब ऐसा नहीं बोलते हैं, अब एक के स्थान पर 100 बनाने हैं, माइल्स टू गो, 100 बनाने हैं। 100 इसलिए बनाने हैं क्योंकि 20 लाख चाहिए थेरेपिस्ट 145 करोड़ में। 145 करोड़ 2 साल में 145 करोड़ पॉपुलेशन होने वाली है, तो उसमें हमको चाहिए 20 लाख। 20 लाख के लिए आपको 1 से 100 बनाने हैं, ठीक है। हम लोग देखिए उस संप्रदाय के नहीं है, हम लोग नहीं कह रहे कि 1 से मैं 1.25 लाख लड़ाऊंगा, ऐसा मैंने नहीं कहा ना। सिखों ने कहा था, हमारे सिखों ने कहा था कि हम 1 से 1.25 लाख को लड़ा देंगे, 1.25 लाख के अगेंस्ट में 1 खड़ा करेंगे, याद है? तो वो हम लोग भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि 1 से हम 100 बनाएंगे, बस खत्म। 100 बना लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और उनके सिद्धांत के ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसी को याद रखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर हम लोग फिर चर्चा करते हैं आयुर्वेद पर।